तो बैटल थ्रू द हेवंस के एक और मजेदार एपिसोड में आपका स्वागत है। वेल ऑफ कोर्स ये नोवेल वाला होने वाला है। अब पिछले एपिसोड में तो बवाल मच गया था क्योंकि एक बंदे ने हमला कर दिया था हमारी लिटिल जिया के ऊपर, और अगर कहीं जियान बीच में ना आता तो हमारी जिया को कहीं खरोच फरोच आ जाती, और इस बात से जियान भी काफी ज्यादा आग बबूला हो जाता है। तभी हमारा ध्यान जाता है उस बंदे पे जिसने सफेद कलर के कपड़े पहन रखे थे, और अगर इसकी एज की बात करिए तो काफी ज्यादा यंग लग रहा था। अब यहाँ पे यंग का मतलब है 26 से 27 के बीच का, और इस लौंडे ने एकदम खतरनाक सफेद कपड़े पहन रखे थे जिसकी वजह से इसे डैशिंग भी कहा जा सकता है। और अगर इसके फेस की बात करें वो थोड़ा सा ब्यूटीफुल था। अब मैं यहाँ पे ब्यूटीफुल इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये फेमिनिन लग रहा था। अब भले इस लड़के की स्माइल से लोगों को काफी ज्यादा अच्छी फीलिंग आ रही हो, पर जियान इस बात से काफी ज्यादा गुस्सा हो रखा था, और जैसे ये बंदा अपीयर होता है ये सबका सेंटर ऑफ अटेंशन बन जाता है, और लोगों को देख के तो ऐसा लग रहा था वो काफी ज्यादा सरप्राइज हो रखे हैं। तभी हमें किसी की आवाज आती है, वो कहता है ये तो हमारे ब्लैक एम्बर सेक्ट के जूनियर यंग मास्टर हैं। अब यहाँ पे इस बंदे का नाम मोया बताया जाता है। तभी एक दूसरा बंदा कहता है कि इस मैटर ने तो इन्हें भी डिस्टर्ब कर दिया। वो कहता है ये मोया अभी 30 साल का भी नहीं हुआ है, लेकिन ये ऑलरेडी 6 स्टार 2 हुआंग बन चुका है। अब इन कल के लौंडों को कौन बताए कि इनका बाप इनके सामने खड़ा है। तभी एक और तलवे चाटने वाला इंसान आता है। वो कहता है इनका टैलेंट तो बहुत ही ज्यादा हाई है, इस वजह से पूरा ब्लैक एम्पर सेक्ट इन पे डिपेंड करता है, और इनकी दोजोंग पे पहुंचने के काफी ज्यादा हाई चांसेस हैं। और ऑफ कोर्स ये सारी की सारी बातें जियान के कानों में भी जा रही थी, और ये सब सुन के जियान एक बार दोबारा उस बंदे की तरफ देखता है, और ये जियान के लिए भी थोड़ी सी अचंभे की बात थी क्योंकि जूनर को लेने आने वाले बंदे के अलावा ये दूसरा बंदा है जो कि 2 हुआंग लेवल पे पहुंच चुका है, मतलब इतनी कम एज में। अब ऑफ कोर्स यहाँ पे लिंग शोया, लिंग यान और लीव चिंग भी काफी ज्यादा टैलेंटेड थे। अब भले ही वो अभी तक 2 हुआंग पे पहुंच न पाए हो, पर उनकी एज भी इस गोरी चमड़ी से काफी कम थी, और इस वजह से ये कहा जा सकता है कि उनका टैलेंट भी इस बंदे से बिल्कुल भी कम नहीं है। पर खैर बात चाहे कुछ भी हो, अगर कोई इतनी कम एज पे 2 हुआंग पे पहुंच सकता है तो उसे एक जीनियस भी बोला जाएगा, और शायद तभी ये बंदा सबको नीची नजरों से देखता था। खैर जब तक जियान थोड़ा सा सरप्राइज फील कर रहा था, उस बंदे के हार्ट में भी एक बड़ी सी वेव क्रिएट हो गई थी, क्योंकि पिछले वाले पंच में उस बंदे को भी मालूम पड़ गया था कि जियान भी एक 2 हुआंग है। अब खैर इस बात से उसे काफी ज्यादा डिस्कम्फर्ट हो रहा था, क्योंकि छोटे से ही उसके आसपास के लोग उसके बारे में तारीफों के पुल बांधते हुए आए हैं, और छोटे से ही उसके सेक्ट ने उसके सारे के सारे ट्रेजर्स उसके ऊपर यूज करे थे, मतलब कि पूरी पूरी जी जान लगा दी थी इसे आगे बढ़ाने के लिए, और उनका बस एक ही गोल था कि ये दोजोंग लेवल पे पहुंच सके। खैर इस बंदे ने भी उन्हें डिसअपॉइंट नहीं किया, क्योंकि इतने सारे ट्रेजर्स को निगलने के बाद ये बंदा 30 साल से कम की उम्र में एक 2 हुआंग बन चुका है, और इस वजह से ये मोया अपने आप पे काफी ज्यादा प्राउड फील करता था। और इसका दूसरा रीजन ये था कि उसके सेक्ट के एल्डर्स करीब 50 साल की उम्र के थे, और तभी वो 2 हुआंग में ब्रेक थ्रू भी कर पाते हैं। इस वजह से ये बंदा हमेशा ताड़ के पेड़ पे चढ़ा रहता था, लेकिन आज उसका पूरा का पूरा घमंड एकदम चूर चूर हो चुका है, क्योंकि ये ब्लैक रोड मैंने उसके सामने क्लियरली उससे कम एज का है। लेकिन अगर स्ट्रेंथ की बात करिए तो जियान की स्ट्रेंथ उससे बिल्कुल भी वीक नहीं थी, और इस चीज को इसने पिछले एक्सचेंज में फील भी किया था। अब ऑफ कोर्स इस तरीके की फीलिंग बस 1 सेकंड के लिए लास्ट होती है। अब यहाँ पे इसकी थोड़ी सी तारीफ भी करनी पड़ेगी, क्योंकि ये अपने इमोशंस को काफी अच्छे से कंट्रोल कर सकता था। हम देखते हैं मोया को अपने दोनों हाथ कप करते हुए। वो एक स्माइल के साथ कहता है कि दोस्त तुम्हारे वर्ड्स थोड़े से ज्यादा हार्श हैं, क्योंकि वो यंग लेडी बिल्कुल भी नॉर्मल इंसान नहीं थी। अब यहाँ पे ऑफ कोर्स वो जिया के बारे में बात कर रहे हैं, और अगर मैं थोड़ी सी फोर्स का यूज नहीं करता तो शायद इस बंदे की तरह मेरी भी हालत हो जाती। अब जियान जितनी इस बंदे की स्माइल देख रहा था उसका दिमाग और ज्यादा खराब होता जा रहा था। खैर यहाँ पे कोई बड़ा बखेड़ा खड़ा ना हो, इस वजह से वो जिया को अपने पीछे पुल कर लेता है। जियान कहता है अगर ऐसी बात है तो तुम्हारी इंटेंशंस क्या है, क्या तुम इस बंदे की साइड लेना चाहते हो? ये सुन के मोया कहता है फ्रेंड लगता है तुम कुछ गलत समझ रहे हो। वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हुए कहता है कि मेरा नाम मोया है और मैं ब्लैक एम्पर सेक्ट से बिलोंग करता हूँ, और अगर बात करिए यहाँ की तो मैं ब्लैक एम्पर पवेलियन का पर्सन इंचार्ज हूँ। अब शुरू में तो यहाँ मैं इंटरवीन करना नहीं चाहता था, पर यहाँ पे सारे के सारे वीआईपी गेस्ट इकट्ठे हुए हैं, और अगर यहाँ पे खून खराबा होता है तो हमारे ब्लैक एम्पर सेक्ट की इज्जत पे भी दाग लगेगा। मोया की ये बात सुन के जियान के फेस पे एक रेडिक्यूल वाली स्माइल आ जाती है। जियान कहता है जब ये कुइशा हम पे पहले अटैक करने के लिए आया था तब तुमने इंटरवीन क्यों नहीं किया था? अब क्योंकि यहाँ पे हमारा जियान भी पीछे नहीं डर रहा था, तो इस वजह से मोया की आंखें अब थोड़ी सी कोल्ड हो गई थी। फिर भी वो एक सुपरफिशियल स्माइल के साथ कहता है कि दोस्त ब्लैक कॉर्नर रीजन में ऐसी छोटी मोटी फाइट्स तो होती रहती हैं, और क्या तुम मेरे लिए इस मैटर को यहीं पे छोड़ सकते हो? ये बात सुन के जियान की नजर जाती है उस कुइशा पे, जिसकी हालत अभी खराब हो रखी थी, जो कि अभी भी जियान को एक किलिंग इंटेंट से देख रहा था, और हमारे जियान का भी किलिंग इंटेंट बिल्कुल भी कम नहीं होता है, क्योंकि ये कुइशा एक डेंजरस कैरेक्टर था, और अगर इसे यहाँ पे जियान जाने देता है तो फ्यूचर में एक ट्रबल क्रिएट करेगा। लेकिन अगर जियान यहाँ पे एक्शन लेता है तो सामने खड़ा मोया फिर से इंटरवीन करने लगेगा। अब खैर यहाँ पे जियान मोया से बिल्कुल नहीं डरता था, पर इशू ये था कि एक ब्लैक एम्पर सेक्ट की टेरिटरी है, जहाँ पे ब्लैक एम्पर सेक्ट के साथ साथ कई एक्सपर्ट्स अवेलेबल हैं, और अगर जियान उनके जूनियर यंग मास्टर से लड़ेगा तो शायद वो भी इस बैटल में जरूर हिस्सा लेंगे। और जब जियान ये सब सोच रहा था तभी एक पीछे से फ्रेग्रेंस आती है, और जब ये फ्रेग्रेंस फैलती है तो सबका ध्यान इसकी तरफ चला जाता है, और ऑफकोर्स अब टाइम आ गया था हमारी लिटिल फेरी डॉक्टर के एंट्री मारने का। और जब मोया की नजर लिटिल फेरी डॉक्टर के ऊपर जाती है तो हमें यहाँ पे क्लियर मालूम पड़ गया था कि यहाँ पे बखेड़ा खड़ा होने ही वाला है, क्योंकि इस समय मोया की आंखों में एक अनयूजुअल कलर अपीयर होता है, क्योंकि मोया ने ऐसी औरत कभी नहीं देखी थी। लिटिल फेरी डॉक्टर जियान के पास में आके कहती है कि चलो भूल जाओ, यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करना बिल्कुल सही बात नहीं है। ये बात सुन के जियान थोड़ा सा स्टार्टल्ड हो गया था, क्योंकि
उसे पता है कि लिटिल फेरी डॉक्टर कभी ऐसे शब्द नहीं बोलने वाली। इस वजह से जियान एक अनसर्टन नजर से लिटिल फेरी डॉक्टर की तरफ देखता है, जहाँ पे हमें दिखाई देती है लिटिल फेरी डॉक्टर अपनी आंखें झपकाते हुए। खैर इस बात से हमारा जियान भी कुछ समझ गया था। वो एक नोट करने के बाद अपना ध्यान घुमाता है कुइशा की तरफ। जियान कहता है कि आज तुम अपने आप को लकी मान लो, लेकिन आगे से एक्शन लेने से पहले थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट कर लिया करो, क्योंकि यहाँ पे कुइशा के कंधे पे रखे कोई और बंदूक चला रहा था। जियान की आवाज सुन के कुइशा का फेस ट्विच करने लगता है, लेकिन उसकी वो विशियसनेस और भी ज्यादा डेंस हो गई थी। तभी हमारा ध्यान जाता है मोया पे, जो लिटिल फेरी डॉक्टर की तरफ अपने दोनों हाथ कप करता है। वो कहता है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपका धन्यवाद। खैर हमारी लिटिल फेरी डॉक्टर इसकी बात का कोई जवाब नहीं देती। जब लिटिल फेरी डॉक्टर ने इस तरीके से मोया को इग्नोर किया तो हम देखते हैं मोया के फेस पे एक एम्बेरेस्ड एक्सप्रेशन को आते हुए, क्योंकि ये उसकी लाइफ में पहली बार था जब किसी वुमन ने उसे ऐसे ट्रीट किया हो। लेकिन उसके बाद भी मोया की हार्ट बीट बढ़ती जा रही थी। अब यहाँ पे भले ही लिटिल फेरी डॉक्टर उसे बिल्कुल भी मौका नहीं दे रही थी, लेकिन मोया इस बात से बिल्कुल भी एंग्शियस नहीं होता है। वो जियान की तरफ देख के हंस के कहता है कि क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकता हूँ, क्योंकि फ्यूचर में अगर तुम्हें कोई परेशानी हो तो तुम मुझे बता सकते हो। और इस सवाल का आंसर जियान बस 2 शब्दों से देता है, यान शाओ। जिसके बाद जियान अपने दोनों हाथ कप करके कहता है कि जूनियर सेक्ट मास्टर अब मुझे थोड़ा सा काम है, तो इस वजह से अब मैं अपनी लीव लेना चाहूंगा। खैर जियान मोया के रिस्पॉन्ड करने का वेट भी नहीं करता। हम देखते हैं उसे इस ब्लैक एम्पर पवेलियन के हॉल से बाहर जाते हुए। अब ऑफ कोर्स हमारी लिटिल फेरी डॉक्टर और जिया उसका पीछा करने वाली थे, लेकिन जब लिटिल फेरी डॉक्टर उसके साइड से निकलती है तो हम देखते हैं इसकी फ्रेग्रेंस को ऐसे डीपली इनहेल करते हुए। और इसके बाद मोया के फेस पे एक स्माइल आ गई थी। मतलब तुम समझ रहे हो ना, छपरी आशिक बन चुका था। तभी हम देखते हैं कुइशा को, जो कि अपने मुंह से खून पहुंचते हुए उठ रहा था। वो कहता है यंग मास्टर क्या आप इन लोगों को ऐसे ही जाने दोगे? कुइशा का ये सवाल सुन के मोया की फेस की स्माइल वो डिसअपियर हो जाती है। वो एक कोल्ड आवाज में कहता है कि तो मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि उस लड़की के पीछे वो दोनों लड़कियां 2 हुआंग क्लास की एक्सपर्ट्स हैं और इन लोगों को हमारा ब्लैक एम्पर सेक्ट भी इतनी आसानी से ऑफेंड नहीं कर सकता। मैंने तुमसे बस उनके बैकग्राउंड के बारे में पता लगाने के लिए बोला था, लेकिन तुमने तो मेरे पूरे प्लान पे पानी फेर दिया। ये सुन के कुइशा थोड़ी देर के लिए डल हो जाता है, लेकिन फिर भी वो मोया से पूछता है कि यंग मास्टर मो आप क्या करना चाहते हो, क्योंकि वो लड़का तुम्हें बिल्कुल भी इंपॉर्टेंस से ट्रीट नहीं करता है। मोया कहता है कि पहले तो उनके बैकग्राउंड को चेक करो, क्योंकि जब तक वो ब्लैक एम्पर सिटी में सब कुछ मेरे अंडर है। वो अपना ठरकीपना दिखाते हुए कहता है कि इस ब्यूटी को तो मैं जाने नहीं दूंगा। तभी हमारा ध्यान शिफ्ट होता है जियान की तरफ, जो कि उस हॉल से अब बाहर आ चुका था। वहीं पे हमारी जिया तो पूरी तरीके से डिप्रेस्ड फील कर रही थी। जियान कहता है कि उस बात से तुम अभी भी डिस्प्लीज्ड हो, लेकिन हमारी जिया तो सीधा लिटिल फेरी डॉक्टर की तरफ देखने लगती है। वो कहती है कि तुमने उस बंदे को फिनिश क्यों नहीं किया, क्योंकि अगर मेरी काइलिन जी यहाँ पे होती तो अभी तक उसका टाटा बाय बाय हो चुका होता। ये नाम दोबारा सुन के लिटिल फेरी डॉक्टर के पैर वहीं पे रुक जाते हैं, लेकिन वो बेचारी भी इस वक्त काफी ज्यादा हेल्पलेस फील कर रही थी। वो कहती है तुम थोड़ा सा रिलैक्स करो, ये बंदा 3 दिन से ज्यादा नहीं जीने वाला, और उसकी मौत यहाँ पे इतनी आसानी से कैसे हो सकती थी, क्योंकि असली हेल का मजा लेना तो उसके लिए बाकी था। ये सुन के जियान एक सरप्राइज के साथ कहता है कि तुमने उसे पॉइजन कर दिया। जियान की ये बात सुन के लिटिल फेरी डॉक्टर के फेस पे एक स्माइल आ जाती है। वो जियान के इस एक्सप्रेशन को देख के हंसने लगती है। वो कहती है अगर रिफाइनिंग की बात करिए तो मैं तुमसे इंफीरियर तो हूँ, लेकिन पॉइजन टेक्निक्स में तुम मेरे आसपास भी नहीं आते। अब ऑफ कोर्स हमारी जियान को ये सब पता ही था। अगर वो फुल पॉइजन बॉडी के बाद भी हमारी लिटिल फेरी डॉक्टर पावरफुल नहीं होगी तो शायद इस द्वीपी कॉन्टिनेंट का नाम ही चेंज कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि जियान की ग्रोथ पिल रिफाइनिंग से हुई थी, वहीं पे लिटिल फेरी डॉक्टर की उसकी पॉइजन टेक्निक से। इन दोनों ही ने अपने रेस्पेक्टिव फील्ड्स में काफी ज्यादा हायर लेवल के अचीवमेंट्स को अचीव कर रखा था। तभी जियान उस मोया के फेस को याद करता है। जिस तरीके से मोया लिटिल फेरी डॉक्टर को देख रहा था, जियान कहता है कि उस मोया के इरादे मुझे नेक नहीं लगते, तुम्हें उसका थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए और कहीं उसके ब्यूटीफुल फेस पे तो बिल्कुल मत मर जाना। जियान की ये बात सुन के लिटिल फेरी डॉक्टर एक कॉन्फिडेंस से आगे बढ़ती है। वो कहती है अगर मोया ने मुझे थोड़े से भी साइंस दिखाए तो मैं उसे एक क्रिपल में बदल दूंगी। इस समय जियान का ग्रुप उस फीमेल के बताए हुए रूट पे आगे जा रहा था और फाइनली काफी लंबे वॉक के बाद उन्हें एक रेस्टिंग एरिया दिखाई देता है, जिसने काफी बड़े स्पेस को ऑक्यूपाई कर रखा था। लेकिन ये एरिया उस हॉल से काफी ज्यादा अलग था, क्योंकि जो कहीं नहीं मिली वो यहाँ पे मिली, वो थी शांति। और स्पेशली जियान को यहाँ के हरे भरे माहौल को देख के काफी अच्छा फील हो रहा था। अब जैसा कि हमें पहले ही बता दिया गया है कि ये जगहें 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, जो कि है स्काई ग्रेड, अर्थ ग्रेड और ह्यूमन ग्रेड। जिन लोगों की ब्लैक कॉर्नर रीजन में थोड़ी बहुत पहचान है उनके लिए ह्यूमन ग्रेड के रूम्स थे, और स्पेशली अगर कोई 2 वांग क्लास का एक्सपर्ट है तो वो क्वालिफिकेशंस रखता था कि वो ह्यूमन ग्रेड के रूम में रह सके। वहीं पे जो लोग 2 हुआंग पे पहुंच चुके हैं या फिर उनके फैक्शन की ब्लैक कॉर्नर रीजन में थोड़ी सी इज्जत है तो उनके लिए बनाई गई थी अर्थ ग्रेड के रूम्स। और अगर बात करें स्काई ग्रेड के रूम्स की तो वो तो बहुत ही ज्यादा बड़े और लग्जूरियस थे, और इन रूम्स में जो भी रहते थे वो सारे के सारे इस ब्लैक कॉर्नर रीजन के रेनाउंड एक्सपर्ट्स थे, और कुछ ऐसे हायर लेवल के फैक्शंस भी थे जो ब्लैक एम्पर सेक्ट से कंपेरेबल हो। जियान को एक बड़े रेसिडेंट एरिया का चक्कर काटना पड़ता है, जिसके बाद जियान के ग्रुप के सामने आता है वो ग्राउंड ग्रेड का रेसिडेंट। ऑफ कोर्स यहाँ पे ग्राउंड ग्रेड या अर्थ ग्रेड एक ही बोला जाएगा। थोड़ी सी सर्च फर्च करने के बाद उन्हें अपने रूम्स मिल भी जाते हैं। सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है उनका क्वार्टर, जहाँ पे अब ये तीनों एंटर हो चुके थे। यहाँ पे एक लिविंग रूम के साथ और भी कई सारे रूम्स को अवेलेबल करवाया गया था। हम एक चैम्बर को देखते हैं जो स्पेशली ट्रेनिंग के लिए यूज किया जाता है। अब ऐसी बात नहीं है कि जियान ने अच्छी जगहें देखी ना हो, लेकिन इस समय वो भी काफी ज्यादा सेटिस्फाइड दिखाई दे रहा था। हम देखते हैं जियान के ग्रुप को लिविंग रूम में, जहाँ पे वो तीनों को तीनों अलग अलग सीट्स पे बैठे हुए थे। जियान कहता है कि ये हमारा कुछ समय के लिए रेस्टिंग प्लेस होने वाला है,
तभी हमारा ध्यान जाता है लिटिल फ्री डॉक्टर पे, जो अपनी नजर घुमा के चारों तरफ काफी ध्यान से ऑब्जर्व कर रही थी। जिसके बाद वो सेंटर की तरफ जाने लगती है, जो कि जिया और जियान के सामने की जगह थी। अब ये देख के वो दोनों काफी ज्यादा कंफ्यूज हो गए थे। तभी हम देखते हैं लिटिल फ्री डॉक्टर को एक ब्लू कलर के फ्लावर को निकालते हुए, जिसे वो फ्लावर वेस में इंसर्ट कर देती है। और ये करने के बाद वो 2 यावांस को निकालती है। अब यावांस बेसिकली पिल्स ही होती हैं, जिसे वो एक एक करके जियान और जिया को दे देती है। वो उस फूल की तरफ इशारा करके कहती है कि इसका नाम है सोल सॉलोइंग फ्लावर, और इसमें से ऐसी फ्रेग्रेंस आती है जिससे इंसान बेहोश हो जाता है। लेकिन तुम अगर इस पिल को कंज्यूम कर लेते हो तो तुम इससे अफेक्टेड नहीं होगे, क्योंकि हमारा यहाँ पे कॉशियस रहना काफी ज्यादा जरूरी है। जब जियान की इस फ्लावर की तरफ नजर जाती है तो ये फ्लावर इस समय काफी ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। वो एक लंबी सांस लेने के बाद कहता है कि तुम्हारी टेक्निक्स भी किसी एल्केमिस्ट से कम नहीं है, क्योंकि अगर किसी ने पॉइजन को ध्यान से स्टडी नहीं किया होगा तो वो इस सिंपल फ्लावर के बारे में कभी पता नहीं लगा पाएगा। और ये कहने के बाद जियान उस यावन को अपने मुंह में डाल लेता है। तभी जियान की नजर जाती है जिया पे, जो इस पिल को लेके बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं लग रही थी। जियान कहता है तुम उस मैटर को लेके अभी भी परेशान हो क्या, क्योंकि उस मोया की स्ट्रेंथ 6 से 7 स्टार 2 हुआंग पे होगी। बस सीन यहाँ पे ये है कि वो जो की मेथड को यूज करता है उसका ब्रूट फोर्स पे काफी अच्छा इफेक्ट होता है। इस वजह से तुम्हारा डिसएडवांटेज में आना बिल्कुल नॉर्मल था। जियान कहता है कि अगली बार जब तुम उससे मिलो तो अपनी पूरी फोर्स का यूज मत करना, बल्कि कोई विशेष टेक्निक का यूज करना। आई बिलीव तब उसकी वो टेक्निक काम नहीं आने वाली। ये सुनने के बाद हमारी जिया का फेस थोड़ा सा नॉर्मल लगने लगा था। वो कहती कि जब हम दोबारा मिले तो मुझे पहले अटैक करने देना, क्योंकि नेक्स्ट टाइम किसी ने मुझे डिस्टर्ब किया तो उसके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होने वाला। ये सुन के जियान हंसने लगता है, लेकिन उसकी हंसी में एक डीप मीनिंग छिपी हुई थी, क्योंकि जियान को फील हो रहा था कि इस मोया से हमारा फ्यूचर में भी काफी ज्यादा इंटरेक्शन होने वाला है। जियान जिया से कहता है मुझे लगता है तुम्हें ये मौका बिल्कुल मिलेगा। लिटिल फेरी डॉक्टर कहती है हो सकता है इसी बंदे ने कोई शायद से बोला हो। जियान कहता है ऐसा तो नहीं है कहीं वो चीशान की वजह से ऐसा हुआ है। लिटिल फेरी डॉक्टर कहती है कि मुझे इस बारे में कुछ क्लियरली पता नहीं है, पर चाहे जो भी हो हमें काफी ज्यादा केयरफुल रहना होगा, क्योंकि अभी हम इस ब्लैक एम्पर सेक्ट की टेरिटरी में ही हैं, और खासकर इस ब्लैक एम्पर सेक्ट में कुछ ऐसे हो रहे हैं जो मुझे भी थोड़ी सी डेंजरस फीलिंग देते हैं। और इससे बस एक बात क्लियर होती है कि वो एक एलीट डोजोंग है। ये सुनने के बाद जियान कहता है लगता है वो अपनी कब्रों से बाहर आ चुके हैं, और जहाँ तक मेरा अंदाजा है ये सब उस बोधिसत्व बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन सलाइवा की वजह से हो रहा है। जियान कहता है कि हमें आगे अपने एक्शंस पे काफी ध्यान रखना होगा, क्योंकि इस ब्लैक एम्पर सिटी में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग एक्सपर्ट्स इकट्ठे हो चुके हैं, क्योंकि अगर हमारा प्लान थोड़ा सा गलत चला जाता है तो प्रॉब्लम्स हमारा पीछा नहीं छोड़ने वाली। ये सुन के लिटिल फेरी डॉक्टर भी एक नॉड कर देती है। जियान कहता है कि चलो आज वैसे भी काफी ज्यादा लेट हो रहा है, इस वजह से हमें अपनी बॉडी को थोड़ा सा आराम देना होगा, क्योंकि कल से मैं अपनी पिल रिफाइनिंग शुरू करने वाला हूँ, और तब तुम दोनों को मिलकर मुझे प्रोटेक्ट करना होगा, क्योंकि अगर प्रोसेस के बीच में मुझे कोई रोक देता है तो मुझे भी एक बैकलैश का सामना करना पड़ सकता है। ये सुन के जिया और लिटिल फेरी डॉक्टर अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। तभी हमारा ध्यान जाता है एक स्काई ग्रेड के रूम पे, जो कि जियान के रूम से बस थोड़ी सी दूरी पे था, और इस समय इस रूम में एक डार्क एटमोस्फियर फैला हुआ था, और हम देखते वहाँ पे डीमन फ्लेम वैली के फर्स्ट एल्डर को, जिसके साथ और भी एल्डर्स वहाँ पे मौजूद थे। अब यहाँ पे एक बात तो क्लियर है कि ये सारे के सारे एल्डर्स की पोजीशन काफी ज्यादा हाई होगी, क्योंकि इसका सीधा सबूत उनकी स्ट्रेंथ थी। सबसे पहले हम देखते हैं उस डीमन फ्लेम वैली के फर्स्ट एल्डर को, जिससे जियान दिन में मिला था, और उस ओल्ड मैन के पीछे काफी ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्ट्रेंथ के साथ कई ओल्ड मैन खड़े हुए थे, और इन सब के सामने एक इंसान था जिसकी पूरी बॉडी को ग्रे कलर की रोब ने कवर कर रखा था। तभी हमारा ध्यान जाता है उस फर्स्ट एल्डर पे, जो काफी ज्यादा रिस्पेक्टफुल वॉइस में बोलता है कि मिस्टर जितना मुझे पता है ब्लैक एम्पर सिटी ने कई सारे स्ट्रॉन्ग एक्सपर्ट्स को अट्रैक्ट कर लिया है, और ये सारे लोग काफी ज्यादा स्टेबलाइज्ड फैक्शंस में से बिलोंग करते हैं, और जहाँ तक मुझे लगता है ये सारे लोग भी बोधिसत्व बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन सलाइवा के लिए आए हैं। तभी हमारा ध्यान जाता है उस ग्रे रोब वाले इंसान की तरफ, जिसकी आंखों में काफी ज्यादा डार्कनेस दिखाई दे रही थी। अब वेल मैं डार्कनेस को कैसे देख सकता हूँ ये तो मुझे भी नहीं पता। और ये बंदा काफी ज्यादा हिसिंग साउंड्स के साथ बोल रहा था। वो कहता है कि चीफ ने ये कहा है कि इस बोधिसत्व बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन सलाइवा को हमें ऑब्टेन करना है, इस वजह से हमें रोकने वाले सारे लोगों को मरना ही होगा। ये सुन के फेंगियान बोलता है कि आपको इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस बोधिसत्व बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन सलाइवा के लिए हमारे डीमन फ्लेम वैली के सारे एल्डर्स यहाँ पे आए हैं। हमारे 4th एल्डर के अलावा सारे के सारे बंदोबस्त कर दिए गए हैं। ये सुन के वो बंदा यस बोल देता है। तभी फेंगियान थोड़े से हेजिटेशन के साथ कहता है कि शाओगेट और यानन एकेडमी ने भी कई एक्सपर्ट्स को इस बार यहाँ पे भेजा है, और ये दोनों ही फैक्शंस हमारी डीमन फ्लेम वैली के एनिमीज हैं, तो अगर जरूरत पड़ती है तो हमें आपकी हेल्प भी चाहिए होगी। ये नाम सुन के वो ग्रे रोब्ड इंसान तेजी से हंसने लगता है, और इस भयानक सी हंसी को सुन के लोगों को एकदम गूज़बम्स आ रहे थे। वो कहता है शाओगेट और यानन एकेडमी तो इस बात की बिल्कुल चिंता मत करो, इनमें से कोई भी नहीं बचने वाला। ये सुन के फेंगियान के फेस पे मुस्कान की चमकान आ जाती है। फेंगियान बोलता है लगता है ये बोधिसत्व बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन सलाइवा काफी ज्यादा अट्रैक्टिव है, लेकिन बस मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि ब्लैक एम्बर सेक्ट इसे ऑक्शन क्यों कर रहा है, क्योंकि अगर ये चीज बोधिसत्व हार्ट से रिलेटेड है तो इसे तो वो अपने पास ही रख सकते थे। ये सुन के वो ग्रे रोब्ड इंसान कहता है कि ऐसी बात नहीं है कि इसके बारे में इन लोगों ने कभी सर्च नहीं किया हो, बस इशू ये है कि उनके पास वो एबिलिटी नहीं है। अब हालांकि बोधिसत्व बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन सलाइवा और बोधिसत्व हार्ट के बीच में एक रिलेशनशिप है, लेकिन इस रिलेशनशिप को ढूंढ निकालने की उनकी औकात नहीं है, और इस रीजन की वजह से वो बोधिसत्व बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन सलाइवा के बदले में कोई और वैल्यूएबल चीज चाहते हैं। खैर अभी तो ये बात भी क्लियर नहीं है कि इन लोगों के पास कोई और भी प्लान्स हैं। ये बात सुन के फेंगियान
चापलूसी करना शुरू कर देता है। वो कहता है मिस्टर आप तो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हो। फंग यांग कहता है क्या सच में ये बोधिसत्व बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन सलाइवा एक दोशेंग से रिलेटेड है? इस क्वेश्चन को सुन के उस ग्रे रोब्ड इंसान की बॉडी से एक ऑरा रिलीज होता है जो कि काफी ज्यादा इल्यूजनरी था। वो कहता है कुछ चीजें ऐसी हैं जिनके बारे में तुम न जानो तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि उन्हें जानने के बाद तो तुम्हारी जान भी जा सकती है। अब इस ऑरे को फील करके फंग यांग के फेस पे कोल्ड स्वेट आ गया था, मतलब कि पसीना। फंग यांग भी इस बंदे के टेम्पर से काफी ज्यादा डरता था। वो अपने दोनों हाथ कप करके कहता है कि अगर ऐसी बात है तो मैं मिस्टर को और भी ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करूंगा और आपको इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं खुद ही से इस बोधिसत्व बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन सलाइवा के न्यूज पे ध्यान रखूंगा और अगर कोई खबर मुझे मिलती है तो उसे मैं तुरंत ही आपको बताऊंगा। ये सुन के वो बंदा कहता है कि तुम्हें नए एक्सपर्ट्स को भी इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। अब यहाँ पे एलिट 2 हुआंग के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हमें सबसे बड़ी परेशानी तो उन बुड्ढों से होने वाली है जो कि ऑलरेडी काफी टाइम से दोजोंग बन के बैठ चुके हैं। मुझे लगता है कि उन बुड्ढों को भी श्योरिटी नहीं है कि ये बोधिसत्व बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन सलाइवा वाली न्यूज सही है या गलत। लेकिन खैर ये शब्द ही ऐसा है क्योंकि दोशेंग नाम सुनते ही एक मुर्दा भी उठ जाता है। ये सुन के फैंग यांग कुत्तों की तरह यस बोलता है। हम देखते हैं फैंग यांग और सारे के सारे एल्डर्स को यहाँ से जाते हुए, लेकिन जाने से पहले फैंग यांग ने इस गेट को लगाना नहीं बोला था और अब ये रूम भी काफी ज्यादा साइलेंट हो गया था। हम बस एक चेयर पे उस ग्रे रोब्ड इंसान को बैठे हुए देख सकते हैं और ये सीन थोड़ी देर के लिए कंटिन्यू होता रहता है, जिसके बाद हमें उसकी कुछ बड़बड़ाने की आवाजें सुनाई देती हैं। अब क्योंकि वो बंदा जियन का फेस आज देख नहीं पाया था तो वो कहता है कि मुझे ऐसा क्यों लगता है कि वो बैग काफी ज्यादा फैमिलियर है और उसकी सेंट तो काफी ज्यादा जानी पहचानी लगती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उससे मैं पहले कहीं मिल चुका हूँ। और ये कहते कहते हम उसकी ग्रे रोब को थोड़ा सा मूव होते हुए देखते हैं, जिसमें से एक हाथ बाहर आता है, उस टी कप को पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है। पर जब वो इस कप को पकड़ने ही वाला होता है तभी हम उसके हाथ में एक लाइट को अपीयर होता हुआ देखते हैं और इस अंधेरे में इस लाइट को देख के हमें इसके हाथ काफी ज्यादा इल्यूजनरी से लग रहे थे। अब खैर तुम लोग तो महाज्ञानी हो तो तुम समझ ही गए हो कि ये बंदा कहाँ से आया है। बस मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि कमेंट्स में थोड़े से स्पॉयलर्स कम दिया करो, क्योंकि फिर हमारे नए भाई बहनों का इंटरेस्ट कम हो जाता है। इस वजह से जिन लोगों को पता है कि ये बंदा कौन है वो चुपचाप ही रहना, और जिन लोगों को नहीं पता है वो गैस करने की कोशिश करो। और जो भी तुमने गैस किया उसे कमेंट्स में लिखना मत भूलना। और साथ ही में हमारी वो रेगुलर चीज आ जाती है। ऑफ कोर्स मैं ये पूछ रहा हूँ कि एक्सप्लेनेशन कैसी लगी। और अगर तुम इस चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब का बटन दबा के इस हेल गार्डन फैमिली का पार्ट बन सकते हो, सो दैट इन फ्यूचर तुम ऐसी वीडियोस को बिल्कुल भी मिस न करो। अब अगर इससे पिछले वाला एपिसोड तुमने नहीं देखा है तो उसे लेफ्ट साइड में क्लिक करके देख सकते हो, क्योंकि वो एपिसोड सच में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग था और जैसे नेक्स्ट एपिसोड रिलीज होता है आपको राइट साइड में अवेलेबल करवा दिया जाएगा। सो डू चेक दैट आउट। हम मिलते हैं वीडियो के उस पार, तब तक के लिए अपने आसपास सफाई रखो एंड टाटा बाय बाय।